हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। बहुपद जो कि दूसरा अध्याय है वो शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी की किताब से प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी ज़रूरी जानकारियाँ आइए सीखते हैं। देखिए, बहुपद की जो शुरुआत होती है वो होती है बीजगणित से। कक्षा 6, 7, 8 में जब पहली बार हम बीजगणित से परिचित होते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा डराया जाता है हमारे साथियों द्वारा, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा, और ऐसे ही डरा डरा कर बीजगणित निकल गए। लेकिन आखिरकार जब वापस लौट कर देखा तो यार पता चला कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और अगर बीजगणित से आप भी अगर डरते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप देख लेंगे, उसके बाद बीजगणित आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए चलिए देखते हैं, शुरुआत करेंगे बीजगणित की। बीजगणित की जो शुरुआत होती है वो उसके जो एलिमेंट वहाँ पे यूज़ होते हैं, जो उसके अवयव होते हैं या फिर जो चीज़ें उसमें प्रयोग की जाती है उसके हिसाब से। क्योंकि गणित में हमने सीधे सीधे पहले सीखा था गिनतियों के बारे में, अक्षरों के बारे में, ठीक है। संख्या पद्धति में आपने अक्षरों के बारे में पढ़ लिया था। जब बीजगणित की शुरुआत होती है तो वहाँ पे अक्षर की जगह पे ये जो गिनतियाँ हैं, संख्याओं की जगह पे, अंकों की जगह पे कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर अक्षरों ने ले ली, जो कि अंग्रेजी के थे, XYZ ABCD, जो आते ही हमें बहुत ज़्यादा डरावनी लगने लगी। क्योंकि हमने सिंपली ये सीखा था कि 3 + 1 = 4 होता है, पर कभी ये नहीं सीखा कि 3x + 1 x = 4x होता है, ये समझा नहीं। या फिर कई मामलों में 3x + 1 बराबर ये जुड़ता ही नहीं है, और कभी कभी तो 3 + x बराबर ये नहीं जुड़ता है। मतलब कि सिचुएशन अलग अलग हो गई, गिनतियाँ हमको समान दिखाई दे रही हैं, x कहीं पे है कहीं पे नहीं है, जिस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते थे कि आखिरकार ये जुड़ेगा कैसे। तो यही थोड़ी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, जिसकी वजह से बीजगणित मुश्किल लगने लगी। अब ये शुरुआती स्टेप है, जब यही मुश्किल लगने लगेगा तो आगे आप कितना ही दूर जाएंगे, आप वो रास्ता ही छोड़ देंगे। तो वही सिचुएशन रही बीजगणित के साथ। तो आइए समझते हैं, ये जो गिनतियाँ दिखाई दे रहे हैं, जो अक्षर दिखाई दे रहे, मतलब संख्याएं दिखाई दे रही है, उनको कहा जाता है अचर। अचर अचर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनका मान कभी भी बदलता नहीं। 1 2 3 जो है वो 1 2 3 ही रहेंगे, हर एक सवाल में, हर जगह कहीं पे भी आपको मिले, उनका जो अर्थ होता है, उनका जो मतलब होता है वही फिक्स रहेगा। और इन लोगों को कहा जाता है चर। चर का मतलब होता है जिनका मान बदलता रहे। अब ये देखिए, इसका चर का मतलब जब मैंने पहली बार जब समझा कि भैया चर किसे कहेंगे, तो हमने एक बकरी से रिलेट किया बातों को। हमने एक बकरी ली, कहा कि भाई घास चर रही है, और बकरी का सिर तो बनाया ही नहीं हमने, कितना गंदा बना रहे हैं हम। ये कान है इसके, और इसके सींग कहाँ गए, चलो ठीक है, आंखें कहाँ गई, मुंह कहाँ गया, ठीक है, ये बकरी है। अब बकरी क्या कर रही है, घास चर रही है। घास चरने के लिए कभी यहाँ पे आई, कभी आगे गई, कभी पीछे गई, दाएं बाएं घूमती रही है, यानी कि वो अपना जगह बदल रही है, उसका मान बदल रहा है, उसकी स्थिति बदल रही है। तो जो चीज़ें जिनका मान हमेशा बदलता रहता है उन्हें कहा जाता है चर, जिनका नहीं बदलता उन्हें कहा जाएगा अचर। अब XYZ का मान हमेशा बदलता रहता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी एक सवाल में x बराबर आपको 1 मिल जाएगा, किसी दूसरे सवाल में x बराबर 2 मिल जाएगा, किसी तीसरे में x बराबर आपको -3 या फिर +3 कुछ भी मिल सकता है। ये कहलाते हैं चर। बाकी 1 2 3 कभी नहीं बदलते, उनको कहेंगे अचर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब जब चर और अचर को मिला के बनाया जाता है, मिला के लिखा जाता है, पास पास में लिखा जाता है, उनसे जो मिल करके, ठीक है। अब देखिए, गणितीय संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन सभी के माध्यम से जब चर अचर को मिलाया जाता है, यानी कि एक साथ जब वो आते हैं, तब जो बनता है उसे कहा जाता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहा जाता है, ठीक है, व्यंजक। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? अब सही हुआ। व्यंजक कहा जाता है, बीजीय व्यंजक कहा जाता है। बीजीय व्यंजक मतलब ऐसा लिख लीजिए, 3x + 4 बराबर, ऐसा करके जब भी आपको मिल जाएगा, चर और अचर दोनों मिला के आ रहे हैं, अब यहाँ पे प्लस माइनस, गुणा भाग, जोड़ घटाना, कुछ भी, सब कुछ भर दो। अब ऐसे प्रकार की जो भी चीज़ें मिलेंगी उनको क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब बीजीय व्यंजक में का ही एक विशेष रूप होता है बहुपद।
एक विशेष रूप होता है बहुपद, लेकिन बहुपद पर पहुंचने से पहले एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि इसमें जो जोड़ और घटाने के साथ में बीजीय व्यंजक में अलग अलग हिस्से बढ़ जाते हैं, अलग अलग हिस्से दिखाई देते हैं, इन्हें कहा जाता है पद। इन्हें क्या कहा जाता है? पद। ठीक है, और बस हो गया पद। अब यहाँ पे एक बार जोड़ घटाने से संबंधित थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं कि बीजीय व्यंजक जो होते हैं या फिर जो होते हैं ये लोग जुड़ते कैसे हैं, घटते कैसे हैं। ठीक है, तो जो भी बीजीय व्यंजक होते हैं, शुरुआत में आपको जोड़ घटाना के बारे में बहुत सारा बताया ही गया था जब आपने शुरू किया था 6, 7, 8 में, तो बीजगणित का जोड़ घटाना, गुणा, भाग वगैरह सब बताया गया था। उसको एक बार को हल्का से देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सजातीय और विजातीय पदों के बारे में। ठीक है, पद आपने समझ लिए। पद क्या हो गया? कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा है 3x + 4 ऐसा कुछ लिखा गया है, तो इसमें एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा, दोनों हिस्से क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। और पद दो प्रकार के होंगे। कैसे पद? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सजातीय और दूसरे हो जाते हैं विजातीय। ठीक है, सजातीय के मतलब समान जाति वाले सजातीय कहलाते हैं। जैसे कि 3x है। अब यहाँ पे जाति को निर्धारित कैसे किया जाएगा? जैसे नाम होता है ना, आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं रोहित कुमार, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं पटेल। ठीक, अब कुमार तो जो है एक प्रकार से जोड़ने के लिए हर एक जगह पे यूज़ कर लिया जाता है। तो रोहित हमारा पहला नेम है और ये क्या है? लास्ट नेम है। लास्ट नेम निर्धारित करता है कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस जाति से बिलोंग करते हैं। वही काम यहाँ पे भी। आगे होता है अंक यानी कि संख्या, वो बस उसका नंबर से रिलेटेड है, बस उसका अंक है। जो पीछे XYZ दिखाई देता है, उसकी पावर दिखाई देती है, ये उसका निर्धारित करती है जाति को। ठीक है, जाति, सजाति, विजाति, दो प्रकार के यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अब पीछे वाला हिस्सा ही उसकी जाति को निर्धारित करता है। अब 3x हम लिखे हैं, 4x हम लिखे हैं, x बराबर दिखाई दे रहा है, x बराबर दिखाई दे रहा है। आगे वाली गिनती से हमसे कोई मतलब नहीं है। x और x अगर बराबर हैं तो वो कहलाएंगे सजाती। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 मान लेते हैं y दे दिया गया। ठीक है, अब x और y दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के विजाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विजाती हो जाएंगे। देखिए, सजाती खोजना बहुत आसान होता है, और विजाती वाला तो भैया अब इसके बिरादरी का नहीं है तो सब विजाती। अब इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों भी विजाती हैं। ठीक है, और एक और प्रकार का विजाती हो जाता है, जैसे 3x² दे दिया, यहाँ पे घाते 2 दी गई है, x की घाते 2 दी गई है, तो इसका मतलब जो है रिलेशन वो सीधे सीधे नहीं बनेगा, ये भी विजाती होगा। ठीक है, ये भी विजाती होगा। मतलब आपको ये भी देखना है कि चर राशियाँ मिल रही है कि नहीं, चर राशियों की घात भी मिल रही है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है, सजाती हो रहे हैं, तो उन लोगों का जोड़ और घटाना बड़े आराम से हो जाएगा। और अगर सजाती नहीं है तो उनका घटाना नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम 4x + 3x को जोड़ना चाहें तो हम कह देंगे 4 3 7x, उसकी गिनतियाँ आगे की जुड़ जाती हैं, x नहीं जुड़ता। ठीक है, और अगर घटाना चाहें 4x में 3x को, तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1 ही x बचेगा। और एक आगे लिखा नहीं जाता है, कभी भी x जब होता है तो x अकेले लिखा जाता है, उसके साथ 1 नहीं लिखा जाता है, बस वो होता है 1 x वो होता है। ठीक है, तो जोड़ घटाना आपने देख लिया। और अगर विजाती तत्वों के साथ में, विजाती पदों के साथ में जोड़ घटाना किया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x में हम 3x 3y जोड़ना चाहें तो जुड़ेगा नहीं। तो क्या मिलेगा? यही आपका उत्तर प्राप्त हो गया, यही आपका उत्तर प्राप्त हो गया। घटाना करते वक्त भी यही होता है, मतलब वो घटते भी नहीं है। तो ये जोड़ घटाने के बारे में आपने समझ लिया। गुणा करते वक्त क्या होता है? गुणा करते वक्त अगर हम 4x से गुणा करें 3x में, 3y में, या फिर किसी में भी गुणा करें, तो अंकों को गुणा होकर 4 3 12 हो जाएगा। x y, अगर यहाँ पे x होता तो x की घातें 2 हो जाती, y होता तो y की घातें 2 हो जाती। x और y दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो x और y मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही बगल में लिख दी जाएंगी। ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन। और भाग करते वक्त वही चीज़ें ऐसे बटे में हो जाएंगी, कुछ कटे बटेगा नहीं। गिनती अगर कटती हैं तो कट जाएगी, नहीं तो बाकी बटे में हो जाएगा। तो ये हो गई छोटी छोटी बातें, हल्की हल्की सी बातें हमने आपको बताई हैं। यहाँ पे जो आपको बहुत ज़्यादा है समझने की ज़रूरत नहीं है।
और इन चीज़ों का अगर आपने जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा थोड़ा समझ लिया है तो आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आपको पल्ले पड़ता रहेगा, समझ में आता रहेगा। अभी हमको बहुपद पे चलना है, तो बहुपद क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, बहुपद ये तो हो गए आपके पद हो गए, तो बीजी व्यंजक से फिर उठाते हैं बातों को और आगे बढ़ते हैं बहुपद तक। शुरुआत बीजी व्यंजक से रहेगा। बीजी व्यंजक का ही बदला हुआ रूप बहुपद होता है या फिर विशेष रूप बहुपद होता है, तो हम लिखते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक जो लिखा गया है इसके कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें बहुपद कहलाती। वो कौन सा विशेष रूप होता है? तो ऐसी बीजीय व्यंजक जिनके चर राशि की घात क्या होती है भैया? चर राशि की, जो चर राशि उसमें होती है उनकी घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये छोटी सी बात है, बस इतना सबको ध्यान देना है। अगर चर राशि की घात पूर्ण संख्या है और उनके पदों की संख्या सीमित है, यानी कि पदों की संख्या कम है, गिन सकते हैं पर, तो वो क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक हो जाते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 4x + 5, ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है और ये एक बहुपद भी है। कैसे बहुपद है? यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, इसकी घात कितनी है? 1। हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के साथ, किसी भी अंक के साथ कोई भी संख्या होती है उसके पास 4 चीज़ें जो होती हैं वो छुपी होती हैं, हमेशा उसके साथ रहती हैं। हम ले लेते हैं एक गिनती है 5, इसके साथ 4 चीज़ें हमेशा छुपी रहती हैं, जब जिससे की ज़रूरत पड़ती है वो आ जाता है। पहले तो इसके आगे एक धनात्मक संख्या, ठीक है, मतलब प्लस का साइन जो होता है वो हमेशा होता है। इसके बटे में 1 वो हमेशा होता है, जब ज़रूरत पड़ती तब आ जाता है। मल्टीप्लाई में 1, इसके गुणे में 1 हमेशा रहता है, जब हमको ज़रूरत पड़ती तो आ जाता है। और पावर 1 ये भी जब ज़रूरत पड़ती तो आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही x की घात यहाँ पे 1 है, लिखा नहीं जाता पर है। तो यहाँ पे चर राशि की घात 1 है, यहाँ पे चर राशि दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, यहाँ पे चर राशि नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पे इस जगह पे उसकी घात है 0। क्यों 0 है? कैसे 0 है देखते हैं। तो 5 के साथ 1 का गुणा हो सकता है। ठीक है, 5 करना 5 वही वापस आएगा। और हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1। और अगर चर राशि x है तो यहाँ पे x होगा और उसकी घात 0 होगी बदले में, जो कि 1 के बराबर हो जाएगी। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। तो 5 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन बड़े आराम से कर सकते हैं और 1 की जगह x की घात 0 आप बड़े आराम से रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये वाला हिस्सा, इसमें x की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हालांकि इसे अचर पद भी कहा जाता है, लेकिन अचर पद ही कहा जाता है, लेकिन इसमें घात कितनी होती है? वो 0 हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। तो चर राशियों की घात यहाँ पे 1 मिल गई, यहाँ पे 0 मिल गई। 1 और 0 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0, 1, 2, आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, ये जो होती है पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो चर राशियों की घात फिर पूरे बीजीय व्यंजक में जितनी भी चर राशियां दिखाई दे उनकी घात अगर पूर्ण संख्या होती है तो ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। तो ये एक प्रकार का बहुपद है। दोस्तों अब कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जो कि बहुपद ना हो, ताकि आपको ये भी तो पता चले कि कौन से बहुपद नहीं होते हैं। अगर ऐसे एग्जाम्पल से समझे x + 1/x, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, हम ले लेते हैं √x + 7x, ऐसा एक उदाहरण ले सकते हैं। इन दोनों में ही अब इसको आप बहुपद नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? पहले वाले हिस्से में आता है, यहाँ पे चर राशि की घात 1 है और यहाँ पे ये बटे में 1/x है, 1/x है। जब भी बटे में x हो उसको ऊपर ले जाएंगे और घात को चेक करेंगे तो उसकी घात क्या मिलेगी? -1 मिलेगी। ऐसी स्थिति में जबकि घात कितनी है? माइनस है, तो वो तो पूर्ण संख्या है नहीं। चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे जो घात हमको मिली है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसकी वजह से ये पूरा ही हिस्सा बहुपद नहीं होगा। दूसरे में आते हैं,
x अंडर रूट के अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे घात इसकी 1 है और यहाँ पे इसकी घात 1/2 है। जब भी अंडर रूट लगा होता है तो उसकी घात 1/2 हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये जो 1/2 है घात, ये तो पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बात आपको समझना है कि अगर घात माइनस में आ जाए, बटे में आ जाए, पूर्णांक ना हो तो वो बहुपद होता नहीं है, बहुपद नहीं होता है। और इसी में एक उदाहरण दे लेते हैं जो कि को समझा सके कि कौन सा ऐसे अंडर रूट के साथ वाला भी बहुपद होता है। उसके लिए अगर ऐसे देखा जाए कि अंडर रूट 3x + 4, यहाँ पे अंडर रूट जो बना है वो 3 के ऊपर अकेले बना है, ना कि x के ऊपर है। तो यहाँ पे x की घात 1 ली जाएगी, होती ही है, और यहाँ पे घात 0 होगी। ठीक है, तो ऐसे में ये पूरी स्थिति जो दिखाई दे रही है ये बहुपद की है, ये बहुपद है। और अब जो हमें सीखना है वो है बहुपद के मान। बहुपद के मान क्या होता है वो हम जान लेते हैं। भाई कोई भी बहुपद हो, ठीक है, हम एक साधारण सा बहुपद लेते हैं 3x + 4, ये हमारा एक साधारण सा बहुपद है, बहुत प्यारा सा। अब कोई भी बहुपद होता है, बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है, तो पॉलिनोमियल p से रिप्रेजेंट करता है और ये x चर राशि वाला बहुपद है, इसलिए इसे px से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे आपको बुक में मिलेगा, px से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। px यानी कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद x चर राशि वाला बहुपद ये है, और हमको बहुपद के मान निकालना है। बहुपद के मान का अर्थ ये होता है कि x के कुछ विशेष मान दिए जाएंगे जिस पे आपको पूरे बहुपद का मान निकालना है। कैसे? मान लीजिए हमने आपको बहुपद x का मान 1 दे दिया, तो आपको बहुपद का मान निकालना है x चर, मतलब जो चर राशि x है उसका मान 1 रख करके। तो हम कहेंगे P1 x का मान हमने 1 रख दिया है, तो हमको मिल जाएगा 3 गुणित x की जगह 1 रख दिया प्लस 4 है, तो 3 × 9 3 + 4 बराबर 4 × 3 7, यानी कि P1 बराबर क्या आपको मिल गया, वो 7 मिल गया। ठीक है, ओके। P0 यानी x बराबर 0, हमने x बराबर 0 आपको दे दिया। ऐसे में बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या रखा, जो 3 है वो 3 ही रखा, गुणित x की जगह 0 रख दिया प्लस 4 रख दिया। 3 0 में 0 होता है, प्लस 4 है, 4 में 0 जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस बहुपद का मान हो गया। ठीक है, और x बराबर आपको 1/3 दे दिया जाए, 1/3 दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में p 1/3, x की जगह पे 1/3 दे दिया गया रखने का। अब आपको क्या मिलेगा, इसका उत्तर ये देखते हैं। तो हमने लिखा 3 गुणित 1/3, x की जगह हमने 1/3 रख दिया प्लस 4 रख दिया। 3 से 3 कट गया, कितना मिल गया, यहाँ पे कुल मिला के मिला 1 प्लस 4 बराबर आपको मिल गया 5। क्या मिल गया, p 1/3 का मान 5 मिल गया। ऐसे ही कुछ भी मान आपको दिया जा सकता है, वो आपको इस पर रख करके हल करके उसका मान आपको बताना है। ठीक है, मान समझ में आएंगे। ऐसे ही बहुपद और भी बड़े दिए जा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको चर राशि दिखाई दे और चर राशि का मान दिखाई दे, उसकी जगह पे वो मान आपको रख देना है। तो बहुपद के मान आपको समझ में आ गया। अब सीखते हैं बहुपद के शून्यक। आइए जानते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। वास्तव में बहुपद के शून्यक, देखिए भैया, आप कोई भी एक बहुपद लेते हैं, px बराबर हमने दे दिया 4x + 5, ऐसा एक बहुपद दे दिया। ठीक है, अब इसमें आपको पहले तो आपने सीख लिया था मान, x बराबर कुछ विशेष मान दे दिए गए, 1 2 3 4 कुछ भी दे दिया गया, जिससे आपको बहुपद के कुछ मान मिले। जैसे हमने यहाँ पे x बराबर 1 लिया, तो आपको P1 बराबर क्या मिल जाएगा, 4 गुणित 1 प्लस 5, 4 × 9 4 प्लस 5 बराबर 9। ये हो गया बहुपद का मान, आपको इसको ध्यान देना है। ऐसे भी x के कुछ मान हो सकते हैं जिसको रखने पर, शून्यक नाम से समझ में आ रहा है, शून्यक मतलब 0 कर देना। तो x के कुछ ऐसे मान हो सकते हैं जिसको रखने पर ये पूरा हल होकर के 9 ना मिलता, 9 के अलावा 0 मिल जाता, मतलब हल करने पर 0 मिल जाता है। इसी x के मान को उसका बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि चर राशियों का एक विशेष मान जिसकी वजह से बहुपद का मान 0 हो जाए, वह चर राशि का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी x का वह मान, यही जो वैल्यू मिले वही इसका शून्यक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बार को हो सकता है हमको सबसे शुरू में समझ में आता है 0 रख कर देख लेते हैं, 0 से 0 हो जाए। बट अगर आप x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं, तो जैसे कि पिछले वाले सवाल में भी जब मान निकाल रहे थे 0 रखने पर आपको 0 नहीं मिला था, इसमें भी आपको 0 रखने पर 0 नहीं मिलेगा। P0 का मान निकालेंगे तो 4 गुणित 0 प्लस 5 हो जाएगा, 4
0 में 0 प्लस 5 बराबर आपको 5 प्राप्त हो जा रहा है, ना कि 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 रखने पर भी 0 जरूरी नहीं कि प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कुछ मान होता होगा, विशेष मान, जो कि इसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो इसके लिए इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, वो होगा -5/4, x बराबर -5/4। कैसे प्राप्त हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन पहले शून्य है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो p -4/5 रख दिया हमने, सॉरी 5/4 था, 5/4 रख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, 4x है तो 4 गुणते -5/4 हमने रख दिया, प्लस 5 है तो +5 भी हमने रख दिया। ये तो हमने बहुपद में उसका मान रखा है। अब मान रखने के बाद जब इसको हल करेंगे तो ये 4 से 4 कट रहा है, यहाँ पे -5 बच रहा है और इधर +5 हो रहा है, +5 -5 बराबर लड्डू हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे बहुपद का मान 0 मिल गया, बहुपद का मान 0 मिल गया किस पे, x बराबर -5/4 पे। तो हमारा जो शून्यक होगा वो क्या होगा, ये होगा -5/4, -5/4 ये शून्यक हो गया। तो यहाँ पे आपने समझ लिया शून्यक चेक करना हो कि ये इसका शून्यक है कि नहीं, तो ऐसे रख देंगे, अगर 0 आ गया तो शून्यक है, तो भैया ये इसका शून्यक, ये इस बहुपद का शून्यक कितना हो गया, -5/4 मिल गया। अब मैंने कैसे निकाला था इस बहुपद का शून्यक, तो आइए देखते हैं। 4x +5 बराबर क्या कर दीजिए, आप 0 कर दीजिए, इस पूरे को 0 के बराबर लिख दीजिए। 0 के बराबर जब लिख देंगे तो आपको 5 को उधर भेजना होगा, 4x बराबर -5, x बराबर निकालना है -5/4। जो x की वैल्यू मिली है यही आपका शून्यक हो गई, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 0 दिखा, मतलब इसके बराबर 0 हो रहा, 0 पूरे बहुपद के बराबर जब 0 रखा तो x का जो भी मान मिला वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसके शून्यक को निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब प्रश्नावली पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 2.1, हालांकि यहाँ पे हमने इसको समझाया नहीं, पर अब समझा देते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। कोई भी एक बहुपद हो सकता है, बहुपद ने हमको सीधे सीधे नहीं दिया है, बहुपद का ग्राफ दे दिया गया है, ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ को भी बनाया जा सकता है, आपने 9 में पढ़ा था कि ग्राफ को कैसे बनाया जा सकता है, मान कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे हम ग्राफ पे अंकित करेंगे तो हमको कैसे ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम बता दें कि जितने भी स्थानों पे ग्राफ x अक्ष को काटता है, x अक्ष को जितने स्थानों पे वो काटता है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं, बस यही सिंपल सी बात है, जितने स्थानों पर x अक्ष को काटेगा कोई भी ग्राफ उतने ही उसके बहुपद के शून्यक होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो x अक्ष पे आधारित x अक्ष को लेकर, देखिए सॉरी x अक्ष को नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे px दिया गया है, क्या दिया गया है, px। बहुपद क्या दिया गया है, x पे आधारित बहुपद है, x पे आधारित यानी x चरराशि वाला बहुपद है, जिसकी वजह से x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने समझ लिया बातों को। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, जो हमारा बहुपद है उसका आलेखीय निरूपण ऐसे सीधे जा रहा है और वो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर काटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे किसी भी बिंदु पर ये y अक्ष को भले भी काट रहा है एक बिंदु पे, ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा है। इस वजह से इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी, मतलब कोई शून्यक नहीं, कहेंगे कोई शून्यक नहीं होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरे प्रश्न में आते हैं। ये ग्राफ जा रहा है, x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह पे, y अक्ष को एक जगह पे, y अक्ष को हमको गिनने की जरूरत नहीं, x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह पे वो काट रहा है। तो इसके शून्य कितने हो गए, एक शून्यक है, बस इतना सा देख के आपको बताना है। इस प्रश्न पे आते हैं, x अक्ष को देखेंगे, यहाँ पे x अक्ष को एक बार काटा, y अक्ष को काट रहा है कोई मतलब नहीं है, ये दूसरी बार काटा और ये तीसरी बार काटा, 3 जगहों पे वो काट रहा है, जिसकी वजह से इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ओके, बेहतर है। चलते हैं आगे के इसके हिस्से में, जहाँ पे 4, 5, 6 को भी देख लेते हैं। तो जो आगे के हिस्से हैं उसमें देखते हैं, इस प्रश्न में देखते हैं जो कि है 4वां नंबर प्रश्न। इसमें जो ग्राफ बना है बहुत छोटा सा हमने बना दिया है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये यू आकार का नहीं है, यू से थोड़ा सा
फैला हुआ ऐसा फैल के जा रहा है। ये अक्षांश को 1 और 2 बिंदुओं पे काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे आते हैं, एक जगह पे काट रहा है, दूसरी जगह पे काट रहा है, तीसरी जगह पे काट रहा है, चौथी जगह पे काट रहा है। टोटल 4 जगह बन रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे y अक्ष को तो गिनना ही नहीं है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इधर आते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक बार काटा, यहाँ पे एक बार काटा और ये टच करके जा रहा है। जब वो नीचे से होकर के जाए तब 2 बार गिना जाएगा। मतलब वो कुछ ऐसी स्थिति होती है जैसे ये जा रहा है दो जगहों से होकर के, तो 2 बार गिना जाता है। खाली टच करके जा रहा है तो केवल 1 बिंदु गिना जाएगा। फिर ऊपर जाके फिर एक बार टच के गया तो 1 2 3 ऐसा 3 जगह हो रही हैं। तो यहाँ से ये टच करके जा रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो बस इसमें एकमात्र प्रश्न यही था ही, आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी थी और बस ये बात ख़त्म हो जाती है। और अब आपको बता देते हैं कि शून्यकों की संख्या अगर बहुपद लिखा रहे तो उसमें किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं कि किस बहुपद में के कितने शून्यक होंगे, तो उसको जान लेते हैं। तो उसके जानने के लिए आपको जानना होगा बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है भैया, कोई भी बहुपद लिखा हो px बराबर लिख देते हैं 4x² प्लस 5x प्लस 7, ऐसा कुछ एक बहुपद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2, यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है। अधिकतम घात कितनी है, 2। किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी बहुपद की जो मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम घात होती है, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। इस पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही 3x प्लस 4 दिखाई दे रहा है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, केवल एक घात है। यहाँ पे देखेंगे 1 है, यहाँ पे 0 है। अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इस बहुपद की घात 1 हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर लगा देने पे घात 2 हो जाएगी, घाते 3 लगाते तो घात 3 हो जाएगी, 4 लगाने पे घात 4 हो जाएगी। तो बहुपद की घात आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम लिखें 5x की घाते 5 प्लस 3x प्लस 0 या फिर माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लेते हैं, ऐसे में अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है। तो आप क्या कहेंगे, इस बहुपद की घात कितनी है, 5 है। बहुपद की घात कितनी है, 5 है। तो इन्हीं के घात के आधार पर इनको बांटा भी जाता है। जो जिनकी घात 1 होती है इनको रैखिक बहुपद कहते हैं, जिनकी घात 2 होते हैं द्विघात बहुपद, 3 है तो त्रिघात बहुपद, 4 घात है तो चतुर्घात बहुपद। घातें ऐसे बढ़ती जाती हैं तो उनके नाम बदलते जाते हैं, द्विघात है द्विघात, 3 घात है त्रिघात, वो होता है। लेकिन घात 1 रहती तो रैखिक कहलाता है, उसका नाम तो रैखिक, आपको पहचानना है बस। अब जान लेते हैं शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुपद की जितनी घात होती है, बहुपद की जो घात होती है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है, उतनी हो सकती है, ठीक है, अधिकतम उतनी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है और 0 भी शून्यकों की संख्या हो सकती है। लेकिन जितनी भी मैक्सिमम घात होती है उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। जैसे इस बहुपद की मैक्सिमम घात क्या है, 2 है, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। और इसकी अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, वो 2 हो सकती है। 2 से कम शून्यक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 1 को शून्यक नहीं हो सकते, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। लेकिन 2 से बढ़ करके 3 शून्यक हो जाए इस बहुपद के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इसमें इसकी अधिकतम घात 5 है तो इसके शून्यकों की संख्या अधिकतम 5 हो सकती है। 5 से कम भी रह सकती है शून्यकों की संख्या, पर अधिकतम 5 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो ये हो गया आपका पूरा बहुपद का पहला जो अध्याय है वो आपने देख लिया, प्रश्न 2.1 के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कई चीज़ें हमने शॉर्टकट में बताई हैं, समझाई हैं, और अरिहंत की किताब से जब हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे तो हो सकता है कुछ ज़्यादा बेहतर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।